बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे हमारा जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था स्टेम सेल्स के नाम से। स्टेम सेल्स क्या होते हैं बेटे? ऐसे सेल्स होते हैं, ये लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने बात की थी कि जिनके अंदर डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी होती है, जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो आगे डिवाइड होकर के डिफरेंट टाइप्स के जो है वो सेल्स बना सकें। जैसा कि हमने स्टेम सेल के डिफरेंट टाइप्स को भी पढ़ा था। जैसे कि हमारे पास टोटीपोटेंट सेल्स है, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट और यूनिपोटेंट। ये लास्ट लेक्चर के अंदर बेटे हमने इन तमाम जो स्टेम सेल्स की डिफरेंट टाइप्स थी, और ये जो कल हमने डिफरेंट टाइप्स स्टेम सेल्स की पढ़ी थी, ये हमने पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। यानी कि कोई सेल कितनी टाइप के जो है वो आगे डिफरेंशिएट होकर के सेल बनाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो टोटीपोटेंट है ये आगे डिफरेंशिएट होकर पूरी की पूरी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी की फॉर्मेशन कर देता है। यानी इसके पास तमाम बॉडी के सेल्स को बनाने की एबिलिटी मौजूद होती है। उसके बाद जैसे ही हम आगे चलते हैं, जैसा हमारे पास अपना प्लूरीपोटेंट हैं, तो वो ऐसे सेल्स हैं जो कि ऑलमोस्ट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी बना लेते हैं, लेकिन फिर भी वो 100% सारे के सारे सेल्स बॉडी के नहीं बना पाते। जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्लेसेंटा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास मल्टीपोटेंट हमने पढ़ा था। मल्टीपोटेंट क्या थे कि वो रिलेटेड फैमिली के सेल बना रहे थे, जिसके अंदर हमने एग्जांपल को पढ़ा था जैसा कि हमारे ब्लड सेल्स हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमने ओलिगो पोटेंट सेल को पढ़ा था। तो ये ऐसे सेल्स हैं जो कि 2-3 टाइप के जो है ना वो सेल्स बना सकते हैं। यानी कि मल्टीपोटेंट की निस्बत जो ओलिगोपोटेंट हैं ये कम टाइप के जो है ना वो सेल बनाते हैं। उसके बाद हमने यूनिपोटेंट पढ़ा था जो कि सिर्फ एक ही किस्म के सेल्स बनाते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल को पढ़ा था हमारे मसल सेल। तो बेटे उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम जो है वो स्टेम सेल की टाइप को ही पढ़ेंगे, लेकिन ये जो टाइप होंगी ये होगी कैटेगरीज ऑफ स्टेम सेल्स बाय ओरिजिन, यानी ओरिजिन की बेस के ऊपर। अब ओरिजिन का क्या मतलब है? देखें बेटे, हमने कल भी बात की थी कि ये जो स्टेम सेल्स हैं ये बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये हम स्टेम सेल कहाँ से लेते हैं? यानी बॉडी से लेते हैं, तो बॉडी के किस हिस्से से हम ले रहे हैं? सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेम सेल। इसके अलावा कुछ ऐसे भी आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम बॉडी का अगर सोमेटिक सेल ले लें तो उसको हम स्टेम सेल के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो बेटे ओरिजिन की बेस के ऊपर हमारे पास ये तकरीबन को 3-4 टाइप्स के आज स्टेम सेल हैं, उनकी हम बात करेंगे। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा आपने कॉन्शियसली जो है ना वो इन चीज़ों को समझना है। तो क्योंकि ये मैं कल भी आपको बताया था कि एक न्यू टॉपिक है आपकी बुक के अंदर, जो नई बुक आई है पार्ट 1 बायोलॉजी की, तो इसलिए आपने ऐसे टॉपिक जो न्यू टॉपिक हैं, पहले आपने कभी उनके बारे में नहीं पढ़ा, तो इनके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं आपने 9th-10th की बायोलॉजी के अंदर पढ़े हुए होते हैं, तो किसी हद तक आपको उनका आइडिया होता है, आपने सुना हुआ होता है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपके लिए बिल्कुल न्यू होते हैं, तो वो आप बिल्कुल जो है वो स्टार्ट से उन चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उनके ऊपर फोकस करना ज़रूरी होता है। तो चलें बेटे स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा जो पहला टाइप है स्टेम सेल की वो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। तो जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, इसको हम ESCs भी कहते हैं। तो इसका नाम क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये हम ह्यूमन के एम्ब्रियो से इस सेल को लेते हैं। अब ह्यूमन एम्ब्रियो कौन सा? तो बेटे पहले इस डायग्राम को देखें कि ब्लास्टोसिस्ट, अर्ली एम्ब्रियो, ये एक जब ह्यूमन की डेवलपमेंट चलती है तो आपको पता है कि एग स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट बनता है, फिर उसके अंदर क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, मरूला बनता है, ब्लास्टूला बनता है। तो इन्हीं डेवलपमेंटल स्टेजेस में एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल स्टेज आती है, अर्ली जो है डेवलपमेंटल स्टेज, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब ये आपके पास ये ब्लास्टोसिस्ट है, अब इसमें ये आपको स्पेस नज़र आ रही है, ठीक हो गया। मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ कि बेसिकली हमारे पास जो है वो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो किस तरह से होता है। तो बेटा देखें, ये आपके पास ब्लास्टोसिस्ट है,
अब इसमें एक तो ये वाले सेल्स हैं, ठीक हो गया, ये वाले सेल्स हैं यहाँ पर, ठीक हो गया, यानी पेरिफेरल रीजन के अंदर एक सेल है और दूसरे सेल इसके अंदर सेंटर में होते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें यहाँ पे आपको ये स्पेस नज़र आ रही है दरमियान में, ये सारी स्पेस है, तो कुछ सेल इसके पेरिफेरी के ऊपर हैं और कुछ बाकी सेल जो हैं वो इसके अंदर, इनको हम इनर सेल मैस कहते हैं और ये आउटर सेल मैस है। अब वो कहता है कि आपने क्या करना है कि इनर सेल मैस से आपने सेल को लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि बेटे यहाँ पर जो हमारे पास पेरिफेरल रीजन के अंदर ये सेल होते हैं, इनके पास इतनी डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी नहीं होती, ठीक हो गया। तो अब जो अंदर वाले सेल्स हैं ना, इनके अंदर क्योंकि सारे का सारा जो आगे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट चलेगी और जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा वो इन्हीं इनर सेल के अंदर डिफरेंशिएशन से ही बनता है, ठीक हो गया। सो इस वजह से जो आपने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल यानी कि जो एम्ब्रियो से आपने सेल लेना है, और एम्ब्रियो की कौन सी टाइप है? ब्लास्टोसिस्ट, तो आपने कहाँ से लेना है? याद रखना इनर सेल मैस। तो इस तरह के ना एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल हम कहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कहाँ से लेते हैं बेटे? ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल मैस से, जो अंदर की तरफ सेल्स मौजूद होते हैं। तो बेटे चले इसको रीड करते हैं। सोर्स इसका क्या है? ड्राइव्ड फ्रॉम द इनर सेल मैस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अर्ली स्टेज एम्ब्रियो, यानी इनर मैस अंदर से आपने लेना है। पोटेंसी यानी ये कौन सा सेल होगा? ये प्लूरीपोटेंट सेल होगा, ठीक हो गया। ये कल हमने इसकी टाइप पढ़ चुके हैं। अब प्लूरीपोटेंट सेल कैसा होता है? कैन डिफरेंशिएट इनटू नियरली ऑल सेल टाइप्स इन द बॉडी, ठीक हो गया। वर्सेटिलिटी यानी इसका क्या फ़ायदा है कि कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं? हाई डिफरेंशिएशन पोटेंशियल मेक्स एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एक्सट्रीमली वर्सटाइल फॉर बोथ रिसर्च एंड थेरापी। रिसर्च के अंदर हम इसको यूज़ कर लेते हैं, उसके अलावा थेरापी कहते हैं किसी चीज़ का ट्रीटमेंट करना, ठीक हो गया, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एथिकल कंसिडरेशन का मतलब ये होता है अखलाकी तौर पे स्टेम सेल एम्ब्रियो से इस स्टेम सेल को लेना ये ठीक नहीं होता, ठीक हो गया। तो एथिकल कंसिडरेशन यानी अखलाकी तौर पे ये जो तरीका हम एम्ब्रियो से स्टेम सेल को ले रहे हैं ना, तो ये तरीका ठीक नहीं है। उसकी क्या वजूहात हैं? तो पहले देखें, रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ या डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। होगा क्या कि अगर हम यहाँ से इनर मैस सेल से स्टेम सेल ले लेंगे तो ये जो ह्यूमन का एम्ब्रियो है इसकी डेथ हो जाएगी। सो इसका मतलब है कि एक इंसान का कत्ल करना, समझ आ रही बात आपको? तो इसलिए ये एथिकल जो है वो एक इश्यूज़ हैं। तो हम जो है ये एक प्रॉब्लम है कि हम जो है वो यहाँ से अगर इनर सेल मैस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट से अगर स्टेम सेल को लेंगे तो इसकी डेथ हो सकती है। रिस्क ऑफ टेराटोमा फॉर्मेशन। टेराटोमा बेटे एक ट्यूमर है, लेकिन ये ट्यूमर कैसा है? देखें, एक ट्यूमर सिंपल होता है आम, जिसके अंदर एक ही किस्म के सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि अगर ट्यूमर लीवर में बनता है तो उसके अंदर सिर्फ लीवर के सेल्स होंगे, अगर लंग्स में बनता है तो लंग्स की होंगे, ठीक हो गया। अगर बॉडी के किसी और हिस्से में बनता है तो वो स्पेसिफिक बॉडी के पार्ट्स के ही उसके अंदर सेल्स होंगे। लेकिन स्टेम सेल ऐसा होता है, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी होती है कि आगे डिफरेंट टाइप के सेल बना सकता है। जैसे कि प्लूरीपोटेंट सेल है, इसके पास एबिलिटी है कि वो लीवर के सेल्स भी बना सकता है, हार्ट के भी बना सकता है, लंग्स के भी बना सकता है, बॉडी के बाकी पार्ट्स के भी सेल्स बना सकता है। तो इस वजह से इस स्टेम सेल के अंदर तमाम बॉडी के पार्ट्स के सेल्स होंगे। तो इसलिए इस तरह के ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं? टेराटोमा, क्योंकि इसके अंदर लंग्स के भी सेल्स हैं, लीवर बनाने वाले सेल्स भी हैं, नर्वस सिस्टम बनाने वाले सेल्स भी हैं, हार्ट बनाने वाले सेल्स भी हैं। तो ये इस तरह का के ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं? टेराटोमा। तो ये इसका रिस्क होता है। पोटेंशियल इम्यून रिजेक्शन इन रेसिपिएंट, यानी इम्यून रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक बंदे का स्टेम सेल लेके उस ट्रीटमेंट के लिए किसी दूसरे पेशेंट के अंदर हम उसको डालेंगे तो डेफिनेटली उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो जो हम सेल डाल रहे हैं वो उसकी बॉडी का सेल नहीं होता, वो बाहर से आ रहा होता है। तो उसकी बॉडी फ़ौरन उसको पहचानती है और उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर के उसको किल कर देता है, ठीक हो गया। तो ये इम्यून रिजेक्शन भी हो सकती हैं। तो ये थी बेटे हमारे पास फर्स्ट टाइप एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। अब दूसरी हमारे पास टाइप है एडल्ट स्टेम सेल। एडल्ट स्टेम सेल का मतलब क्या होता है कि एक ह्यूमन जो एडल्ट है उसके बॉडी के हम किसी भी पार्ट से सेल ले सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम उसके बोन मैरो से सेल ले लेते हैं,
फिर फैट से ले लेते हैं, या फिर हम उसके ब्लड से सेल ले लेते हैं। तो आप देखें ये एक हमारे पास ह्यूमन है वेयर एडल्ट स्टेम सेल आर फाउंड, यानी जहाँ पर बॉडी के जिस हिस्से में स्टेम सेल मौजूद हैं वहाँ से हम स्टेम सेल को ले लेंगे। तो देखें बेटे, ब्लड से भी ले सकते हैं, बोन मैरो से भी ले सकते हैं, फैट टिश्यू से भी ले सकते हैं। सोर्स कैविटीज का फाउंड इन वेरियस टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी, यानी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज ऐसे होते हैं जिनमें स्टेम सेल मौजूद होते हैं, सच एज बोन मैरो, फैट एंड ब्लड। तो यहाँ पे स्टेम सेल मौजूद होते हैं। पोटेंसी क्या है, ये बेटे सेल्स होंगे मल्टीपोटेंट। जो एडल्ट स्टेम सेल हम लेंगे ना, ये मल्टीपोटेंट होंगे। बेटे एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा ना, जरा इसको देखें। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ये प्लूरीपोटेंट थे, यानी इनके डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी ज़्यादा थी। किसकी निस्बत? मल्टीपोटेंट। तो एडल्ट स्टेम सेल कौन से हैं? ये मल्टीपोटेंट सेल हैं। और ये कौन से सेल होते हैं? डिफरेंशिएट इनटू अ लिमिटेड रेंज ऑफ सेल टाइप्स रिलेटेड टू देयर टिश्यू ऑफ ओरिजिन। ठीक हो गया। तो इनके अंदर डिफरेंशिएट होने की जो एक लिमिट है वो क्या होती है? इनटू अ लिमिटेड रेंज। तो वो थोड़ी होती है, लिमिटेड होती है, क्योंकि जो मल्टीपोटेंट होते हैं ये डिवाइड होकर सेम फैमिली के सेल बना रहे होते हैं। जैसा कि ब्लड सेल्स हैं, यानी ये डिवाइड होकर वाइट ब्लड सेल बना सकते हैं, रेड ब्लड सेल बना सकते हैं, प्लेटलेट्स बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा सेल नहीं बना सकते, यानी इनके डिफरेंशिएट होने की जो एबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। किसकी निस्बत? जो हमने पीछे पढ़ा है, प्लूरीपोटेंट सेल की निस्बत। तो ये बातें याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे भी बेटे हमारे पास जो है इसके कुछ एथिकल इश्यूज हैं या नहीं हैं, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है। तो देखें, इन्वॉल्व्स लेस एथिकल कंट्रोवर्सी देन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की निस्बत इसकी जो एथिकल कंट्रोवर्सी है वो कम होती है। ठीक हो गया, यानी अखलाकी तौर पे जो इश्यूज होते हैं इसके वो कम होते हैं उसके निस्बत, क्योंकि इसमें कोई एम्ब्रियो की डेथ नहीं हो रही, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है। लोअर रिस्क ऑफ इम्यून रिजेक्शन व्हेन डिराइव्ड फ्रॉम द पेशेंट ऑन टिश्यू, यानी हम चूंकि उस पेशेंट के अपने ही बॉडी के टिश्यू से हम स्टेम सेल ले रहे होते हैं और उसी पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए हम उस स्टेम सेल को यूज़ कर रहे होते हैं, सो इसलिए इम्यून रिजेक्शन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। हैव लिमिटेड डिफरेंशिएशन पोटेंशियल, इनका जो डिफरेंशिएट होने का पोटेंशियल भी कम होता है। ये हम पीछे भी मैंने आपको भी बताया कि प्लूरीपोटेंट सेल का डिफरेंशिएट होने का मतलब क्या होता है कि बेटे, जब हम कहते हैं किसी स्टेम सेल के डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा टाइप के सेल बना सकता है। अगर हम कहते हैं किसी सेल के डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी कम है, सो इसका मतलब ये होता है कि वो उतनी ही कम टाइप के सेल बनाने की एबिलिटी रखता है। उसके बाद हार्डर टू आइसोलेट एंड कल्चर इन द लैब। अब बेटे ये बात समझें कि इसको कल्चर करना, इसको आइसोलेट करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? अगर हम बात करें कि हम स्टेम सेल ले रहे हैं बोन मैरो से, तो बेटे बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो कहते हैं हड्डी का गोदा, जो हड्डी की मेखनी होती है आमतौर पे आप कहते हैं, तो उसके अंदर अब लाखों की तादाद में सेल्स हैं। अब हमें क्या पता कि स्टेम सेल कौन सा है? बात को समझे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटे। अगर हमने स्टेम सेल लेना है बोन मैरो से, तो वहाँ से हम स्टेम सेल, हमें नहीं पता कि वहाँ पे लाखों की तादाद में सेल्स हैं, तो हमें नहीं पता कि वहाँ पे स्टेम सेल कौन सा है, तो इसलिए इसको वहाँ से आइसोलेट करना, अलहदा करना, ये बहुत मुश्किल टास्क होता है, कोई आसान बात नहीं होती। तो ये थी बेटे हमारे पास दूसरी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, एडल्ट स्टेम सेल की। उसके बाद हमारे पास बेटे तीसरी टाइप है इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये लास्ट टाइप है। अब देखें, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, इसको शॉर्ट में IPSCs भी कहते हैं। इंड्यूस्ड का मतलब होता है चेंज करना, तब्दील करना। यानी इसमें हम क्या करेंगे कि हम पेशेंट की बॉडी का कोई सोमेटिक सेल लेंगे, अब उसके अंदर हम खुद से चेंज करके उसको स्टेम सेल के अंदर चेंज कर देंगे। तो ये हम इस तरह के स्टेम सेल को बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। अब हम चेंज कैसे करते हैं? अब बेटे एक बात को समझें, देखें, हम एक नॉर्मल सेल की बात करें तो आपको पता है कि जब प्रोटीन बनती है तो प्रोटीन बनने का जो एक मैकेनिज्म है वो क्या होता है कि पहले DNA से RNA बनता है, मैसेंजर RNA, और मैसेंजर RNA से फिर प्रोटीन बनती है। तो DNA से RNA का बनना ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन का बनना ये कहलाता है ट्रांसलेशन। अब ये जो दोनों मैकेनिज्म है, इनको करवाने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम एक सोमेटिक सेल बॉडी का ले लेते हैं और उसमें हम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को ऐड कर देते हैं।
उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स को ऐड कर देते हैं और उसके अंदर हम जो है वो जेनेटिक बेसिस पे जीन्स को चेंज कर देते हैं। तो इस तरह की कुछ तब्दीलियां करके हम उस सोमैटिक सेल को स्टेम सेल के अंदर चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया, यानी हम आप कह सकते हैं हम उसकी रीप्रोग्रामिंग कर देते हैं। रीप्रोग्रामिंग यानी ऐसा समझ लें कि जैसे आप लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर एक विंडो का यूज़ करते हैं, तो अब उसकी कितनी सारी डिफरेंट जनरेशन 7 8 9 अब 10 तक उससे भी आगे बात निकल चुकी है, यानी उसके अंदर कुछ चेंज तो हो रहा है ना। तो ये रीप्रोग्रामिंग है। तो हम एक सेल है नॉर्मल सोमैटिक सेल, हम उसका अंदर कुछ चेंज कर देते हैं, उसके जो प्रोग्राम हैं उनको हम चेंज कर देते हैं, उसकी रीप्रोग्रामिंग यानी उसको हम बैक पे ले आते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। क्योंकि वो सेल सोमैटिक सेल बना कहाँ से है, तो अगर बैक पे चलते जाएंगे तो अल्टीमेटली वो कहाँ से बना है, एम्ब्रियो से बना है। तो एम्ब्रियो क्या है, एक स्टेम सेल है। हम बेटे हम उसका बैक गियर लगाते हैं, रिवर्स लेके आते हैं, हम उसके अंदर ऐसी खसूसियात को डेवलप करवा देते हैं कि वो अगेन जो है वो एक सोमैटिक सेल वो स्टेम सेल के अंदर चेंज हो जाता है। तो बेटे चलें हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। हाउ दे आर मेड, इनको कैसे बनाया जाता है। iPSCs आर जनरेटेड इन द लैब बाय रीप्रोग्रामिंग एडल्ट सोमैटिक सेल सच एज स्किन और ब्लड सेल। तो ये बात समझ आ गई आपको कि हम ब्लड या स्किन का सेल लेते हैं और लैब के अंदर उसकी रीप्रोग्रामिंग कर देते हैं। कैसे कर देते हैं मैंने आपको समझा दिया। टू अ प्लोरीपोटेंट स्टेट, तो ये भी याद रखना कि इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट सेल्स, ठीक हो गया, कि जो हम खुद से मॉडिफाई करते हैं ना, स्टेम सेल बनाते हैं, तो वो कौन सी टाइप के सेल बनते हैं, प्लोरीपोटेंट। यूजिंग स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, हम उनके अंदर स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को ऐड कर देते हैं। रिजल्टिंग पोटेंसी प्लोरीपोटेंट, जो रिजल्टेंट फिर हमारे पास सेल बनता है वो प्लोरीपोटेंट बनता है, सिमिलर टू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। और इसमें कैसी खसूसियात आ जाती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, यानी जितना वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है ना, उतना ही ये इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल भी डिफ्रेंशिएट कर सकता है। एबल टू गिव राइज टू नियरली एनी सेल टाइप इन द बॉडी, यानी अब ये इस काबिल हो जाता है कि ये पूरी बॉडी के सेल को बनाने की एबिलिटी रखता है। तो देखें बेटे यहाँ पे एडल्ट सोमैटिक सेल हम लेते हैं, उसकी रिप्रोग्रामिंग कर देते हैं, फिर वो iPSCs बन जाता है, फिर ठीक हो गया, फिर वो स्पेशलाइज सेल बन जाता है। अब बेटे हम इसको कैसे मेडिकल के अंदर बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखें किसी भी इंसान उसको नर्वस सिस्टम का इशू है, या आप कह लें उसके हार्ट सेल डैमेज हो चुके हैं, हम क्या करें, हम उसकी बॉडी का जो सोमैटिक सेल है, उसकी स्किन का सेल, सोमैटिक सेल कहते हैं अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल, यानी स्पर्म और एग के अलावा बॉडी के जितने भी सेल होते हैं ना उनको सोमैटिक सेल्स कहते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। अब हम स्किन से सेल ले लेते हैं या ब्लड से सेल ले लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो हार्ट का पेशेंट है, उसके हार्ट के जो सेल्स हैं वो काम नहीं कर रहे, उनकी काम करने की एबिलिटी कम हो चुकी है, या वो डेड होना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, फोकस करना। अब हम क्या करेंगे, हमें पहले से पता है कि ये जो हम स्किन से सोमैटिक सेल ले रहे हैं, अब इस सेल के अंदर हमने इस तरह की तब्दीलियां करनी है कि इससे हमने हार्ट के सेल्स बनवाने हैं। बात समझा रही है आपको, ठीक है। तो हम फिर उसी तरीके से उसी सोच को रख के हम उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, उनके जीन्स को हम जो है वो चेंज करेंगे। अब जब हम उस सोमैटिक सेल को चेंज कर लेंगे अपना स्टेम सेल के अंदर, हम उसके बाद फिर उन स्टेम सेल को कहाँ रख देंगे, हार्ट में, वहाँ पे वो आगे डिफ्रेंशिएट होगा और डिफ्रेंशिएट होकर के हार्ट के नए सेल्स बना देगा। तो ये है बेटे हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल। यानी स्पेशलाइज्ड सेल का मतलब ये होता है कि जब सेल एक अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दे। स्टेम सेल इज नॉट द स्पेशलाइज्ड सेल, it has the ability to differentiate into the different types of the cells and then becomes a specialized cell and to perform a specific function। यानी कि एक स्टेम सेल होता है, उसके पास डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी होती है, लेकिन जब एक दफ़ा वो डिफरेंशिएट हो जाता है, एक स्पेशल सेल बना देता है, तो वो फिर अपना काम करना शुरू कर देता है। स्टेम सेल कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता सिवाय डिफरेंशिएट होने के। उसकी जिम्मेदारी ही यही होती है बॉडी के अंदर कि अगर कोई सेल डैमेज हो गया तो उसे सिग्नल मिलता है, ठीक हो गया, और वो स्टेम सेल डिफरेंशिएट होकर के, जैसा कि मैं एक एग्जांपल देता हूं बेटे, हमारी बॉडी के जो आरबीसीज हैं,
ये रेड ब्लड सेल्स का एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो कितना है 120 डेज। तो 20 दिन के बाद आरबीसी जो बनता है वो मर जाता है, फिर नए बनते हैं। वो नए कहाँ से बनते हैं बेटे? वो यही स्टेम सेल से ही बनते हैं। यानी आप कह सकते हैं वो मल्टी पोटेंट प्रोजेनरेटर सेल्स, ये हमारे ना एक टाइप के सेल हैं मल्टी पोटेंट प्रोजेनरेटर सेल्स, जो कि आगे डिफरेंशिएट, ये स्टेम सेल्स हैं जो डिफरेंशिएट होकर के हमारे ब्लड सेल्स को बनाते हैं। इसी तरह हमारे वाइट ब्लड सेल हैं, इसी तरह हमारे प्लेटलेट्स हैं, इन तमाम का अपना अपना जो है वो लाइफ स्पैन होता है, ठीक है, और उसके बाद ये मर जाता है, फिर नए बनते हैं। तो होप्स हो कि ये पॉइंट आपको समझ आ चुका होगा कि डिफरेंशिएट होने का मतलब क्या होता है, स्टेम सेल का काम क्या होता है, और जब स्टेम सेल एक स्पेशलाइज्ड हो जाता है तो उसका क्या मतलब होता है कि वो जब अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। उसके बाद बेटे हमारे पास है कि आईपीएससीज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब इनके एडवांटेजेस क्या हैं जो अभी हमने इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट सेल बनाए हैं, और इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। वेइंग द बेनिफिट्स ऑफ लैब रीप्रोग्राम सेल अगेंस्ट द टेक्निकल चैलेंजेस। तो फिर हमें जब हम ये सेल बनाते हैं तो फिर बहुत सारे हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो हम ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं आईपीएससी। तो इसको पढ़ लेते हैं बेटे। एडवांटेज पहले पढ़ते हैं। डू नॉट कैरी द एथिकल कंट्रोवर्सीज लिंक्ड टू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। कहता है कोई अखलाकी प्रॉब्लम्स यहाँ पे बेटे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पे हम कोई एम्ब्रियो से थोड़ा ले रहे हैं। जैसा कि एम्ब्रियो के अंदर तो एथिकल कंट्रोवर्सीज थी, एथिकल अखलाकी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, क्योंकि एम्ब्रियो की डेथ हो रही थी। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। सिंस दे डू नॉट रिक्वायर द डिस्ट्रक्शन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की डिस्ट्रक्शन भी होगी, कैन बी जनरेटेड फ्रॉम अ पेशेंट ऑन सेल मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ इम्यून रिजेक्शन। क्योंकि हम उसी जिस पेशेंट के लिए हमने स्टेम सेल तैयार करना है ना, उसी की ही बॉडी से हम सेल ले रहे हैं, इसलिए इम्यून रिजेक्शन का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ऑफर पोटेंशियल फॉर रीजनरेटिंग डैमेज टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो मैंने यही आपको बताया, जैसे मैंने आपको हार्ट की एग्जांपल दी कि हम डैमेज टिश्यू और ऑर्गन को ठीक करने के लिए इन स्टेम सेल का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल न्यू हार्ट सेल्स फॉर हार्ट डिजीज पेशेंट्स और न्यू न्यूरॉन्स फॉर न्यूरो डीजनरेटिव कंडीशंस। यानी जब न्यूरॉन्स मरना शुरू हो जाते हैं तो फिर नए न्यूरॉन्स बनाने के लिए भी हम इन स्टेम सेल का यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है बेटे? द रीप्रोग्रामिंग प्रोसेस कैन इंट्रोड्यूस जेनेटिक चेंजेस दैट में अफेक्ट द आईपीएससीज। अब चूंकि हम यहाँ पे जीन्स का चेंज भी कर रहे हैं, सो इस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स, म्यूटेशंस वगैरह भी हो सकते हैं। दे कुड फॉर्म ट्यूमर्स टेराटोमाज व्हेन ट्रांसप्लांटेड इनटू द पेशेंट्स। तो इनके ट्यूमर बनाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। डायरेक्टिंग आईपीएससीज टू डिफरेंशिएट इन स्पेसिफिक फुली फंक्शनल सेल टाइप्स रिमेन्स अ कॉम्प्लेक्स टास्क। कहता है कि ये कोई इतना आसान टास्क नहीं है कि उनको सोमेटिक सेल लेके उनको फिर स्टेम सेल में बदलना, फिर उसको पेशेंट की बॉडी में डाल के उसको डिफरेंशिएट करवाना। तो ये कोई आसान टास्क नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। इट इज़ स्टिल डिफ़िकल्ट टू एंश्योर दी सेल फंक्शन प्रॉपरली। कहता है अभी तक इस बात का भी कोई यकीन नहीं है कि ये सेल प्रॉपरली फंक्शन कर सकते हैं या नहीं। स्टेम सेल सोर्स एंड टाइप्स। तो वही बात उस डायग्रामेटिकली समझा दी है कि स्किन से हम लेते हैं या बोन मैरो से या ब्लड से, इसकी रीप्रोग्रामिंग करते हैं। रीप्रोग्रामिंग के बाद वो आईपीएससीज के अंदर चेंज हो जाते हैं। उसके बाद हम इसको हार्ट की बीमारी ठीक करने के लिए, न्यूरॉन्स बनाने के लिए या ब्लड सेल बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो आज बेटे हमारा ये टॉपिक भी एंड हो गया और ये चैप्टर भी एंड हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। आपने बेटे जिस किसी स्टूडेंट ने अगर कोई लेक्चर नहीं सुना तो वो मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकता है, मैं उसको वो लिंक शेयर कर दूंगा। और अदरवाइज़ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इस चैप्टर के जो है वो सारे के सारे जो है वो आपको लेक्चर मिल जाएंगे। तो ओके बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये एक कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक था, कोशिश किया कि आपको समझाने की। अगर इसमें किसी स्टूडेंट को भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो, तो बेटे वो मुझे मैसेज करके पूछ सकता है, तो मैं उसको उसका जो भी क्वेरी होगी मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।